देवाशीष जी वो सब सही है, लेकिन आरोप ये भी लगता है, कांग्रेस ने भी आरोप लगाया कई बार कि ईवीएम का पूरा खेल हो जाता है। जनता तो भाजपा के खिलाफ में रहती है, ईवीएम का खेल हो जाता है एंड टाइम में। तो क्या इस बार ईवीएम का खेल नहीं होगा? देखिए, मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ कि अभी कुछ दिनों पूर्व हमारे यहाँ 2 सीटें हैं, एक जौरा सीट और एक आगर मालवा सीट, जिसका उपचुनाव पेंडिंग पड़ा हुआ, और जिसके उपचुनाव की तारीख जो है वो 6 महीने का जो अंतराल होता है, इन दोनों सीटों पर क्रमशः एक कांग्रेस के विधायक और एक भाजपा के विधायक की अकस्मात मृत्यु होने की वजह से ये सीट खाली हो गई थी। इनके 6 माह की जो पूरे होने की अवधि है वो जून में समाप्त हो रही है। इसके लिए कांग्रेस ने एक लेटर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लिखा कि आप इन सीटों पर चुनाव कराया जाए और इन सीटों पर बैलेट से चुनाव कराया जाए। तो कांग्रेस जब जब इलेक्शन कमीशन के सामने जाती है, कोई मांग करती है, तो ये विशेष ध्यान रखती है कि चुनाव ईवीएम से नहीं बैलेट से हो। ये हम लोगों ने मांग की थी। आज जिस पर इलेक्शन कमीशन का निर्णय आया, इलेक्शन कमीशन ने कोरोना का बहाना लेकर कहा कि कोरोना काल में हम चुनाव नहीं करा सकते हैं, और हमारी जो एप्लीकेशन थी उसको खारिज कर दिया। साथ ही साथ ईवीएम की जगह बैलेट वाली जो एप्लीकेशन थी उसको भी खारिज कर दिया। देवाशीष जी, हमारे बीच में एक सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिक गतिविधियों में काफी सक्रिय रहने वाले, मध्य प्रदेश में जब चुनाव हुए थे, ये आमला एक विधानसभा क्षेत्र है, ये गोंडवाना नाम की एक राजनीतिक पार्टी है, उससे चुनाव लड़े थे। और कहीं ना कहीं कांग्रेस और भाजपा को उनके पसीने भी छूट गए थे, इन्होंने काफी वोट लिए थे। आज आपके बीच में लेकिन सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में है और राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में वे आपसे रूबरू हो रहे। राकेश जी, आपका स्वागत है। देवाशीष जी से आप सवाल करते हैं। बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम तो विनोद बाबा साहब ने हमको आज इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया, तो मैं देवाशीष भाई को भी बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। धन्यवाद। काफी चर्चित चेहरे हैं, कम उम्र में जो ने एक अपना नाम कमाया, उसके लिए वो बहुत धन्यवाद करता हूँ। और भाई सुरेश पासवान जी को धन्यवाद करता हूँ। जैसे मेरा एक सवाल था कि हम देखते हैं कि यूपी बिहार में जैसे वहाँ के लोग जो है वो बाहर काम करने जाते हैं, और वो वहाँ से जो है काफी मात्रा में मजदूर बाहर काम करने जाते हैं। तो जब लॉकडाउन का ये जो समय काल चला, तो मध्य प्रदेश की स्थिति तो उनसे भी खतरनाक थी। मतलब मध्य प्रदेश के अंदर से भी मजदूर एक्सपोर्ट होते हैं, तो मध्य प्रदेश के अंदर रोजगार को लेके हमें, मतलब आप क्या सोचते हैं कि मध्य प्रदेश भी एक ऐसा राज्य जो मजदूरों को एक्सपोर्ट करता है? बिल्कुल। देखिए, मध्य प्रदेश काफी सालों तक बीमारी राज्यों की श्रेणी में आता रहा है। मध्य प्रदेश की जो आबादी है वो 8 करोड़ से ज्यादा की है, और मध्य प्रदेश में जो इंडस्ट्रियल एरियाज है उसका बहुत कमी है। यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन उस व्यापक स्तर पर नहीं हो पाया है। मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ और आप जिस क्षेत्र से आते हैं, वहां आप देखेंगे कि रूरल डेंसिटी और रूरल पॉपुलेशन और रूरल एरिया का जो एरिया है वो बहुत ज्यादा है। मैं जिस लोकसभा क्षेत्र से आ रहा हूँ उसका 75% जो एरिया है वो रूरल बैकग्राउंड से आता है। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर जो इंडस्ट्रियल सिस्टम था वो उतना डेवलप नहीं हो पाया, और खासकर 15 साल यहाँ भारतीय जनता पार्टी की जब शासनकाल रहा, तब बिल्कुल भी इंडस्ट्रियलाइजेशन इन एरियाज में नहीं हो पाया। और इसकी वजह से स्थिति ये हुई कि हमारे यहाँ से बड़ी तादाद में जो मजदूर है वो पलायन करता है। मैं जिस भिंड लोकसभा से चुनाव लड़ा था, तो वहां तो मैं जब चुनाव लड़ रहा था तो मेरा मुद्दा ही जो मैंने मुद्दा उठाया था, तो मैंने मुद्दा ही उठाया कि हमारे यहाँ का जो 30 से 40% युवा है वो गाँव में आपको कस्बों में मिलेगा ही नहीं, वो पलायन कर चुका है। वो वोट डालने नहीं आता, वो बाहर रहता है, बाहर कमाता है, खाता है। और जब ये स्थितियां थी तो आप बोलते हो, जनता के बीच में जाते हो, लेकिन किसी तरीके से आप जनता के बीच में मैसेज कन्वे नहीं करा पाते हो। वरना हमने चुनाव में मुद्दा ये बनाया था कि अगर हमको आप चुनाव के जनप्रतिनिधि बना के भेजते तो हम ये प्रयास करेंगे कि रोजगार का जो सृजन व्यवस्था है, रोजगार की जो व्यवस्था है वो हम यहीं पर करें। हम जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के जो सेंटर्स हैं वो अपने शहरों को, अपने जिलों को बनाए। लेकिन हम चुनाव हार गए। उसके बाद जब ये लॉकडाउन हुआ तो मेरा जो अनुमान है कि हमारे भिंड में अकेले 1.5 से 2 लाख मजदूर वापस लौटे। तो ये तो बहुत बुरी स्थिति है। और ये जो आपका लॉकडाउन के बाद जो पलायन हुआ है वो मेरे हिसाब से आजादी के समय का जो पलायन था उससे भी बड़ा पलायन, उससे भी भीभत्स पलायन। सही बोल रहे हैं बंटवारे के बाद। एक सवाल मेरा ये था कि जब अभी कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और जबरन की ये जो भी सरकार बनी है, शिवराज सिंह की सरकार, तो कांग्रेस की गवर्नमेंट के समय जो सबसे बड़ा मुद्दा था, पूरा मतलब एक इंटरनेशनल मुद्दा था, व्यापम घोटाला। तो उस व्यापम घोटाले को क्यों नहीं हम लोगों ने उसको उठाने का काम किया, ताकि
वाकई में उस घोटाले तो पे इतने लोग संलग्न थे और कितने लोगों की जानें चली थी। आपको नहीं लगता कि बिल्कुल ये व्यापक मुद्दा को उठना चाहिए और उस पर लोगों को सजा मिलना चाहिए? देखिए, मैं बिल्कुल ये मानता हूँ कि हाँ, जब हमारी सरकार आई तो हमारी सरकार आने के बाद जो मुख्यमंत्री कमलनाथ जी थे, उन्होंने नीति अपनाई कि हम इस समय पुरानी बातों पर क्या कहते हैं बहुत तेज एक्शन, मतलब प्रक्रिया है, जैसे व्यापम की प्रक्रिया थी, एक बड़ा धक्का चाह रहा था कि हम इस पर जांच को तेजी करके जो आरोपी हैं उसको जेल पहुंचाने का काम करें। लेकिन जब सरकार आई तो हमारी सरकार आने के बाद बार-बार ये कहा जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा है कि ये तो 8 दिन की सरकार है, 10 दिन की सरकार है, महीने भर की सरकार है। कई बार बोला गया कि हमारा अगर नंबर 1, नंबर 2 चुटकी बजाए और हमें आदेश कर दे तो हम 10 मिनट में सरकार गिरा देंगे। तो जब ये स्थितियां थी हमारे सामने, तो कमलनाथ जी ने ये नीति रखी कि हम इस समय प्रोग्रेसिव राजनीति की बात करेंगे और हम लोग पूरी तरह से हमने जो किसान कर्ज माफी जैसे बड़े-बड़े वादे हमने जो किए हैं, उस पर हम अमल करना प्रारंभ करें। और इसके बाद और ये इतने बड़े फैसले थे कि इसमें सरकार का बहुत ज्यादा वित्तीय जो संसाधन थे और सरकार की बहुत बड़ी जो एनर्जी थी वो इसमें लग गई। एक साथ साथ आप जो जानते हैं कि जब सरकार बदलती है और 15 वर्ष के बाद कोई सरकार आती है तो उसका जो सिस्टम हाथ में लेने में, उसका जो प्रशासनिक फेरबदल है, उसमें भी साल भर का 8-10 महीने का, साल भर का समय लग जाता है। तो जब तक हमारी सरकार सेटल हुई और जब तक हमारी सरकार सेटल होने के बाद, क्योंकि आप जानते हैं कि जनवरी फरवरी से तो दिक्कत कर ही रहे थे सिंधिया जी, तो बड़े-बड़े नीतिगत मामलों में कोई ना कोई हस्तक्षेप होता ही था और दिक्कत होती थी। तो जब तक हमारी सरकार सेटल हो पाई तब तक सरकार गिर गई। तो इसलिए मैं ये बिल्कुल ये मानता हूँ कि व्यापम पे जो कार्रवाई होनी चाहिए थी, अपितु 15 महीने में कार्रवाई हो जानी चाहिए थी, जिसको हमने नहीं किया। लेकिन मुझे उम्मीद है कि सारे एविडेंसेस और सभी चीज कोर्ट में हैं। मुझे लगता है कि इस पे जल्द से जल्द निर्णय आएगा और जो व्यापम के जो असली दोषी है वो जेल के पीछे जाएंगे और जनता जानती है कि व्यापम का जो असली दोषी है वो सब मुख्यमंत्री बना हुआ बैठा हुआ है, जनता को पता है और अच्छा जनता ने देवाशीष जी, उसको इसीलिए चुनाव हरवाया था। देवासी जी एक लास्ट सवाल मेरा है कि अभी जी 24 सीटों पे चुनाव जो मध्य प्रदेश में होने वाले हैं, जी उसमें तो चुनाव लड़ना ही लड़ना, मगर एक चीज हमेशा कहते हैं कि कांग्रेस को हराने के लिए किसी दूसरे की जरूरत नहीं पड़ती, कांग्रेस के लोग ही कांग्रेस को हरा देते हैं। इस बात को जी 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 देखिए, हम लोग कमलनाथ जी इस बार प्रयास ये कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से जो कांग्रेस की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है वो हावी नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर जो मेरा जो क्षेत्र है वहां से जो मेन व्यक्ति, जो मेन ग्रुप था, जो कांग्रेस नहीं बल्कि महल महल से चलता था, जहाँ कांग्रेस से टिकट नहीं होते थे, महल से टिकट होते थे, वो ग्रुप जा चुका है। ये वो ग्रुप था जो अगर कांग्रेस की कोई बात चल रही हो पूरी कांग्रेस से एक साथ हो, लेकिन अगर महल उसके लिए राजी नहीं है तो कभी भी उस चीज को लागू नहीं होने देता था। तो जो सबसे बड़ा ग्रुपिज्म का जो फैक्टर था वो कांग्रेस से बाहर जा चुका है इस समय। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब नए लोग हैं, ऊर्जावान लोग हैं। जी, ऐसा समाचार पत्रों से सुनाई भी आ रहा है कि संजय जी वापसी कर सकते हैं कांग्रेस में, ऐसा सुनने में मिला। नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। मुझे नहीं लगता कि जितना बड़ा काम उन्होंने कांड किया है उसके बाद कोई भी पार्टी, स्वाभिमानी पार्टी में ये स्थिति होगी कि उनको वापसी करने दे। जो व्यक्ति पूरा सरकार गिरा के चला गया हो और इतने पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ता की 15 साल की मेहनत पर पानी फेर के चला गया हो, आपको लगता है कि अगर वो वापस कर रहा होगा कांग्रेस कार्यकर्ता उसको वापसी करने देंगे? मुझे तो नहीं लगता। अच्छा मैं आपसे ये बोलना चाह रहा हूँ देवाशीष जी, सिंधिया जी से हमने देखे कि आपकी काफी करीबी रिश्ते नजर आते थे। आजकल कैसे रिश्ते हैं, हेलो हाय होती कि नहीं? आपने उन्हें समझाया मैं नहीं आपको क्या फिर काम से बता करते देना, देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि राजनीति में क्या है कि जब आपका कोई नेता होता है, जब वो पार्टी में थे तो सबको क्या कहते हैं, उनसे मधुर संबंध रखने होते हैं, सबको बड़े नेता के पास जाना होता है और भाई सीनियर होने के नाते आपको उनको रेस्पेक्ट देना होता है। लेकिन उनसे मधुर संबंध थे, मेरे कोई घनिष्ठ संबंध थे और इतने घनिष्ठ संबंध थे कि वो पार्टी से ऊपर हो जाए, ऐसा तो बिल्कुल नहीं। ठीक है, और मैं आपको बताता हूँ कि मेरे टिकट को, जब मेरा टिकट हो रहा था तो मेरे टिकट को 10 दिन रोकने वाले, 10 दिन होल्ड करने वाले सिंधिया जी थे। वो सिंधिया जी मेरे टिकट के लिए राजी नहीं थे, तो राहुल गांधी जी ने वीटो लगा के मुझे टिकट दिया, वरना सिंधिया जी तो कभी मेरे टिकट के लिए राजी ही नहीं हो रहे थे। ठीक है, उसके बाद लंबी कहानी काफी सारी है, लेकिन मेरे लिए भाई जिस समाज से और जिस बैकग्राउंड से हम लोग आते हैं, हमारे लिए जो ऑनेस्टी है वो प्रायोरिटी है और विचारधारा प्रायोरिटी है। किसी भी तरीके सिंधिया जी जिस दिन बीजेपी चले गए उन्होंने अपनी विचारधारा का परिचय दे दिया, हम कांग्रेस के साथ हैं, अपनी विचारधारा के साथ हैं, कभी बीजेपी में जाने का, सिंधिया जी के साथ जाने का सवाल ही नहीं होता। एक सवाल ये था कि
जो कांग्रेस को इतना बड़ा मैंडेट उधर भिंड मुरैना बेल्ट में जो मिला था, उसके जी पीछे एक सबसे बड़ा बलिदान 2 अप्रैल का जो हमारा एक ऐतिहासिक आंदोलन हुआ था, उसमें हमारे भाई लोग शहीद हुए थे, है ना। जी उसके कारण जो है आरएसएस को और भाजपा को हराने के लिए लोगों ने कांग्रेस वोट किया था। जी। आज वो कहीं ना कहीं वो लोग किस प्रकार से सोचेंगे अब फिर सब चुनाव में जाने वाले हैं। देखिए मैं ये कितना आपको बड़ा बताता हूँ कि जब 2 अप्रैल का जो केसेस हुए उसकी वजह से बड़ी तादाद में जो दलित वर्ग था इस एरिया का, उसने एक तरफा कांग्रेस को मतदान किया, जिसकी वजह से यहाँ पर कांग्रेस की अभूतपूर्व सीटें जीती कांग्रेस। वही और सबसे मेरे बड़ा ख्याल से आजादी के बाद इतिहास में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस अगर कांग्रेस का सबसे बड़ा कारण यही भूतकाल रहा में है 2 रहा है, अप्रैल का। बिल्कुल बिल्कुल रहा। तो उसमें हमारा सबसे बड़ा मुद्दा था यहाँ पर केस वापसी का। कांग्रेस ने कुछ केस वापस किए और जब हम निरंतर ये प्रक्रिया में था। मुझे अच्छे से याद है कि जब सरकार हमारी जा रही थी तो हम गृह मंत्री जी ने तत्काल प्रभाव से सारे केस वापस लेने का आदेश किया। और सरकार जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी जब सरकार आने की दस्तक हुई तो भारतीय जनता पार्टी ने केस वापसी पर रोक लगा दी। मतलब अधिकारी को ये हिंट दे दिया कि आपको ये ऑर्डर रिलीज नहीं कर। वो फाइल गई, ऑर्डर के लिए रखी रही, डीजी के पास में जो लोक अभियोजन के डीजी हैं उनके पास फाइल रखी रही, और सरकार गिरने के बाद वो फाइल वापस मंत्रालय भेज दी गई। उसके बाद उस फाइल का क्या हुआ पता नहीं। तो ये पहला मुद्दा है। दूसरा मुद्दा ये है कि सिंधिया जी अपने साथ बहुत बड़ी तादाद में अनुसूचित वर्ग के विधायकों को तोड़ के ले गए। बड़ी तादाद में 7-8 विधायक, 7-8 करीबन हाँ 7-8 विधायक ऐसे हैं जो इस वर्ग के थे। तो ये वर्ग कह रहा है कि हम लोगों ने पूरी तन्मयता से और पूरे जोश के साथ में कांग्रेस को वोट दिया, कांग्रेस को मैंडेट दिया। उन्होंने विधायकों को, सिंधिया जी को वोट नहीं किया था, उन्होंने कांग्रेस सरकार के लिए वोट किया था उन लोगों ने। तो जब सिंधिया जी उन विधायकों को अपने साथ लेकर चले गए, क्योंकि सिंधिया जी पार्टी हित में टिकट नहीं देते थे, सिंधिया देखते थे कि मेरा सबसे लॉयलिस्टिक, मेरा सबसे वफादार और मेरे पर आंख बंद करके मेरे पे विश्वास करने वाला व्यक्ति कौन है, उसको वो टिकट देते थे। वो कितना भी प्रतिभाशाली हो, अगर कोई व्यक्ति कितना भी प्रतिभाशाली हो, कितना भी वेल एजुकेटेड हो, समाज के लिए कितने भी अच्छे विचार रखता हो, सोच रखता हो, संघर्ष करता हो, अगर सिंधिया जी की गुड बुक्स में नहीं था या सिंधिया जी के उस लाइन में नहीं था कि जहां पर मैं कहूंगा यस तो यस, मैं कहूंगा नो तो नो, तो सिंधिया जी उसको इस अंचल से न विधायक बनने देते थे न सांसद बनने देते थे। तो अब समाज के पास ये गया है कि हमने वोट दिया कांग्रेस पार्टी को, हमने वोट दिया बीजेपी के खिलाफ, और ये सारे विधायक चले गए भाजपा में, हमारे वोट का अपमान हुआ है। ठीक है। दूसरा, हमारे जो मुद्दे थे, कांग्रेस हमारे मुद्दों पे काम कर रही थी, कांग्रेस हमारे केस वापस ले रही थी, कांग्रेस हमारे लिए काम कर रही थी। अब भारतीय जनता पार्टी में जो 15 साल से वो लोग भुगत रहे थे, जिन्होंने केस लदवाए, जिनकी सरकार में दंगे हुए, वही लोग फिर सत्ता में आ गए। तो ये समाज फिर से सोच रहा है, और समाज कह रहा है कि इस बार तो ये दिखाने के लिए कि समाज का वोट बिकाऊ नहीं है, ये दिखाने के लिए भी समाज बीजेपी के खिलाफ वोट करेगा। अच्छा, एक प्रॉब्लम और आ रही है आपके सामने, अगर अगर राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा चल रही है कि भीम आर्मी ने राजनीतिक पार्टी बना ली है। बसपा तो आपका सर दर्द कर ही रही थी भिंड मुरैना ग्वालियर क्षेत्र में, अब भीम आर्मी ने आजाद समाज पार्टी बना ली है, वो भी आपके वोट काटेगी, फिर क्या होगा? देखिए, मैं फिर बता चुका हूँ कि यहाँ पर जो भिंड ग्वालियर की राजनीति ये अलग प्रकार चलती है। उत्तर प्रदेश की राजनीति और मध्य प्रदेश की राजनीति में जमीन आसमान का अंतर है, जो मैं समझ पाया, क्योंकि मैंने उत्तर प्रदेश में भी काम किया है और मैंने मध्य प्रदेश में भी काम किया। यहाँ की राजनीतिक जटिलताओं में बहुत बहुत ज्यादा अंतर है, और दोनों तरफ क्या कहते हैं, दोनों तरह की जटिलताओं का सामना यहाँ बहुजन समाज पार्टी को भी करना पड़ रहा था, अब आजाद समाज पार्टी को भी करना पड़ेगा। और इस समय जो चुनाव में मुद्दा वो साफ साफ है, जैसा मैंने अपने जवाब में मैंने पहले कहा कि यहाँ मुद्दा क्लियर है कि हमारे 7-8 विधायक जो इस समाज के विधायक थे कांग्रेस के, वो सिंधिया के साथ जाकर बीजेपी में चले गए, जबकि इस समाज के वोटर ने वोट किया था कांग्रेस को सरकार चलाने के लिए, 5 साल का मैंडेट दिया था। अब समाज के सामने ये प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है कि ये जो विधायक गए हैं, इस समाज को बिकाऊ घोषित कर दिया है, इन्होंने समाज पर ठप्पा लगा दिया है कि यार ये तो हमारे समाज का वोटर तो बिक जाता है, हमारा विधायक भी बिक जाता है। तो अब उसको जवाब देने के लिए जरूरी है कि सरकार कांग्रेस की आए, और यहाँ पर किसी भी तौर पर बहुजन समाज पार्टी, चूंकि उनके 2 विधायक हैं, अगर उनके 2-4 विधायक और भी थे तो क्या वो सरकार बनाने की स्थिति में आ जाएंगे? नहीं। आजाद समाज पार्टी अभी पहला चुनाव लड़ेगी, अपना खाता खोल रही, तो ऐसे चुनाव में मुझे नहीं लगता कि जनता इतनी मूर्ख है, वोटर इतना मूर्ख है कि वो अपना वोट बर्बाद करने की या बेकार करने के लिए देगा।
इसलिए कोई चिंता वाली बात नहीं, वो कांग्रेस को ही जाएगा। एक सवाल और था मेरा कि जो 22 विधायक भाजपा में गए हैं कांग्रेस छोड़ के, वो ये कहते थे कि जो मध्य प्रदेश की सरकार है वो छिंदवाड़ा से चलती है, ये बहुत बड़ा आरोप लगा के गए। देखिए, वो विधायक तो उनमें से एक विधायक तो ये कहता था कि सिंधिया जी कहेंगे कि हम कुएं में कूदना है तो हम तो कुएं में कूद जाएंगे, ठीक है। तो आप देखिए कि पूरे 6 मंत्री थे, ठीक है, कई विधायक उसमें प्रथम बार जीते हैं, ठीक है, सबके सामने राजनीतिक घटनाक्रम सबके सामने रहा। और मैं तो खुद ग्वालियर चंबल संभाग से आता हूँ, मैं तो सब देखता हूँ कि यहाँ पर किस तरीके से राजनीति चलती है, एक महल से राजनीति चलती है, और उसका परिणाम, आपका प्रमाण इन्होंने 22 विधायकों ने जाकर देख लिया। तो सबसे बड़ा गुट तो यही रखे हुए थे कमलनाथ जी से। तो कमलनाथ जी तो छिंदवाड़ा के रहने वाले थे, केंद्रीय राजनीति में बड़े टाइम सक्रिय रहे, और फिर वो जब प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने प्रयास किया सबसे सामंजस्य रहे। ये लोग कितनी बदतमीजी तो कमलनाथ जी से ही करते थे ये सबके सामने। तो इनको तो अब आरोप लगाना है, जब भाजपा में चलेगा तो कोई भी आरोप लगाएंगे। देवाशीष जी, आपने हमें काफी लंबा समय दिया और हर सवाल का, हर चर्चा का अच्छा बेबाकी से जवाब दिया, इसके लिए हम आभारी रहेंगे। और हम आपसे प्रयास करेंगे कि इन फ्यूचर में जब भी ऐसे कोई मुद्दे हो तो हम आपको बुलाएं, तो आप हमारे चैनल में आकर अपनी बात जरूर। बिल्कुल बिल्कुल विनोद जी, मैं बिल्कुल आपके चैनल पे जब भी आप मुझे आदेश करेंगे तब मैं उपस्थित रहूंगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जब बात करने को मिलती है और खुल के बात करने का मौका मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए थोड़ा बंद कर दो। हाँ, मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूं, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हाँ ठीक है, ठीक है। आप देख रहे हैं WLBS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले।